हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर नेम इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। जो आपके नोटिफिकेशन में इसका चैप्टर का नेम है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इंडिया, यानी कि भारत में दल और दलीय व्यवस्था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आपको बच्चों पता है मैं आपके जो नोट्स बनाता हूँ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से ही बनाता हूँ, तो ब्रीफली आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर का। सो फर्स्ट है सेकंड चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग इस्टेब्लिशिंग द डेमोक्रेसी, यानी कि हमारा दूसरी चुनौती है कि हमें क्या करना है, हमें इस्टेब्लिश करना है किसको, डेमोक्रेसी को, यानी कि हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी है। ये हमारी क्या थी दूसरी चुनौती। पहली चुनौती क्या थी? पहली चुनौती हमारी थी कि हम यूनाइट द नेशन, यानी कि विश्व, अपने जो देश है भारत है उसको किस तरह से एकीकरण किया जाए, उसको यूनाइट किया जाए। तो हमने सभी प्रिंसिपली जो रजवाड़े थे, जो हमारे यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको हमने क्या किया, इंडिया में मर्ज कराया। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट जो हमारी क्या बोलते हैं चैलेंज था उसको हमने कंप्लीट किया। अब जो क्योंकि हमारे जो अब सेकंड जो चैलेंज है वो है स्टैब्लिशिंग द डेमोक्रेसी। तो इसके लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया है हमने। अडॉप्ट का मतलब हुआ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। और इस पे साइन कब हुए, 24 जनवरी 1950। और ये कब अस्तित्व में आया, यानी कि कब हमने इसको लागू किया, 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इसको हमने लागू किया। ठीक है। इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द, अब हमने क्या करा, संविधान बना लिया। संविधान में हमने सब कुछ लिख दिया है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या पावर्स होंगी। तो अब हमें क्या करना है, एक लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या करना है, इलेक्ट करना है। यानी कि हमें अब देश की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को स्थापित करना है, क्योंकि इससे पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट थी जो कि इलेक्टेड नहीं थी। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको बोलते हैं संवैधानिक निकाय, इसको हम क्या करेंगे 25, यहाँ पे 25 है, 25 जनवरी 1950 को, 1950 को हम क्या करेंगे, द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का चुनाव आयोग जो है उसको हम क्या करेंगे, स्थापना कर देंगे। और सुकुमार उसके क्या थे, पहले चुनाव आयुक्त बन जाते हैं। ये आपके 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये अलग से है वैसे तो आपका, लेकिन मैंने इसी चैप्टर में इसको ऐड ऑन किया है कि इसी टॉपिक में इंट्रोडक्शन में ही कि 1990s तक क्या था, 1990s जो यहाँ पे है, यानी कि एंड ऑफ द 1990s में इलेक्शन कमीशन तो ना जो था वो उसने ईवीएम क्या करा था, स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले बैलेट पेपर पे इलेक्शंस होते थे, वोटिंग होती थी। तो ईवीएम की फुल फॉर्म भी आती है 1 मार्क्स में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और 2004 के बाद पूरी इंडिया के अंदर इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यानी कि 2004 के बाद पूरे भारत में ईवीएम का यानी कि जो बैलेट पेपर पे होता था अब किस पे होगा, ईवीएम मशीन पे वोट डाले जाएंगे। अब आपके हम क्या करते हैं, जो मेन टॉपिक है, देखो आपके बच्चों इसके अंदर है ना कई सारे टॉपिक्स भी हैं, और इन टॉपिक्स के मतलब इन टॉपिक्स मिलाकर ये क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आपके आते हैं ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जो स्टार्टिंग का आपका बेसिकली आपको पता है कि मैं सीक्वेंस से ही बनाता हूँ। तो जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द जनरल इलेक्शन 1952 इन द प्रूव्ड दैट बी द माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी ऑल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बता रहा है कि भारत के जो 1952 में पहले आम चुनाव हुए उसने कैसे पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ वो। यानी कि हमने जो मील का पत्थर साबित क्यों हुआ, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस थे। वाई स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया वाज अ चैलेंज एंड हाउ दीज चैलेंजेस वर रिजॉल्व्ड। यानी कि इतने सारे जो चैलेंज थे पहले हमें भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में, तो वो चैलेंजेस को हमने कैसे समाधान किया। तो ये क्वेश्चन बनता है। अब इसके लगभग 19 पॉइंट्स है, कितने 19 पॉइंट है, जो कि आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। और ये आंसर क्वेश्चन जो है दोनों कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, कि भारत के जो इलेक्शंस जो हुए वो मील का पत्थर कैसे थे, और अगर भारत के जब इलेक्शंस कराने थे, भारत में पहली बार कराने थे इलेक्शन, तो उसके सामने कौन सी चुनौतियां आई और उसको हमने कैसे रिजोल्व किया, यानी कि उसका कैसे हमें समाधान किया। तो पहले में इलेक्शन कमीशन डिस्कवर दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी, यानी कि इलेक्शन कमीशन को पता था कि भैया इंडिया का आकार इतना बड़ा है और इलेक्शंस होना क्या है, बहुत मुश्किल है।
होल्डिंग एन इलेक्शंस रिक्वायर्ड डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन क्या होता है? डेलिमिटेशन कमीशन होता है जो कि क्या करता है, मान लीजिए भारत है पूरा, तो पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे एरिया में भारत को ज्योग्राफिकली कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया में बांट देते हैं। यानी कि अब हमें बांटना क्या है बेसिकली, यहाँ पे लोकसभा की सीट्स बटेंगी। वो स्टार्टिंग में कितनी थी? 4, 8, 9 थी। और इसी में ही क्या होंगी, इसी में ही एरिया यानी कि एक स्टेट होगा, उसी में ही किसकी होगी? एमएलए की, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज भी क्या होगी, यानी कि उनको ड्राइंग किया जाएगा उनकी बाउंड्रीज को। तो ये बाउंड्रीज ड्राइंग का काम किसका होता है? डेलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। यानी कि एक डेलिमिटेशन कमीशन भी चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टर रोल्स फॉर द लिस्ट ऑफ द सिटीजन। यानी कि देखो इलेक्टर रोल्स चाहिए तो सिटीजन्स की लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी? अब देखो भारत इतने बड़े लगभग क्या बोलते हैं, इतने अभी आगे आएंगे कितना बड़ा मतलब एरिया होता है। ये बच्चों हिंदी में लिखा है। When was the first draw out the rolls published? It was the discover of the name। देखिए अब लिस्ट बनी जब, तो लगभग 40 लाख महिला जो थी ना, वो क्या हुई? लिस्टेड ही नहीं हो पाई, यानी कि रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, नाम दर्ज नहीं हो पाए, और उन्हें बस क्या कर दिया, जो उनको लिस्ट कैसे किया? वाइफ ऑफ डेडेस एंड वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ डेडेस। यानी कि इसमें जैसे लिखा है अलाना की पत्नी या फलाना की बेटी, मतलब उनको ठीक से नाम नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज कर दिया उस चीज़ को। उसने बोला रिवीजन करो, हो सके तो उसको डिलीट भी कर दो। किसने बोला? इलेक्शन कमीशन ने, कि भैया इसको ना स्वीकार करने से इनकार कर दिया उन्होंने बोला इसको संशोधन भी करो, आवश्यक हो तो इसे हटा भी दो। ठीक है, अब नो इलेक्शंस हेल्ड ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में इससे पहले कभी ऐसे इतने बड़े क्या बोलते हैं स्केल पे इलेक्शंस हुए ही नहीं थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि 17 करोड़ तो एलिजिबल वोट है, 17 करोड़ तो एलिजिबल वोट है, और जिसमें 3200 क्या करने हैं? एमएलए इलेक्ट करने हैं, और 489 जो आपको यहाँ दिख रहा है, 489 क्या करने हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब 17 करोड़ में से लगभग 15% तो लोग क्या है? लिटरेट है सॉरी, यानी कि पढ़े लिखे हैं। सिर्फ 15% ही पढ़े लिखे हैं। इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ने ट्रेंड किया इलेक्शंस करवाने के लिए। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज आल्सो फिट फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि पहला इलेक्शन जो था वो क्या था? एक बहुत बड़ा परीक्षा थी, किस चीज़ की? लोकतंत्र की पहली परीक्षा थी। देखिए 12th में मैनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू वुमेन। यानी कि महिलाओं को यूरोप की कई कंट्रीज ने क्या नहीं दिया? राइट टू वोट नहीं दिया। और ब्रिटेन में ही 1928 को 1928 में क्या किया? ब्रिटेन के लोगों ने अपनी महिलाओं को अधिकार दिए। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया एक्सपेरिमेंट विद द यूनिवर्सल, इंडिया ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? किस चीज़ को लेके? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेके। इसका मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ये होता है कि जो भी 21 प्लस है, पहले 21 था, तो 21 प्लस जिसकी एज है वो क्या कर सकता है? वोटिंग कर सकता है। यानी कि उसमें चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लेडीज हो, या चाहे वो मैन हो। ठीक है, अब ये इतना सब कुछ कर रहे हैं कि भाई सबको वोट देने का अधिकार दे दिया किसने? जवाहरलाल नेहरू, उनकी सरकार ने। तो एक इंडियन एडिटर, एक संपादक है, वो क्या कह रहे हैं? इसको क्या बोलते थे? बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्या करते हैं? इसको मतलब बताया जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजर, एक पत्रिका होती है, मैगजीन होती है, रोट दैट जवाहरलाल नेहरू वुड लीव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। यानी कि बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीते जी ये देखेंगे कि उनको पछतावा होगा कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल हो गया। 16 द इलेक्शंस हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस। यानी कि इलेक्शंस क्या होंगे? 2 बार क्या कर दिए जाएंगे? पोस्टपोन किए जाएंगे, यानी कि उनको स्थगित करना पड़ेगा। और इसलिए फिर क्या होंगे? इलेक्शन अक्टूबर 1951 से लेके और फरवरी 1952 तक होंगे। ठीक है, व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर दिस, यानी कि जो भी लूजर्स जो होंगे, जो भी कैंडिडेट हार जाएंगे, वो उसको क्या करेंगे? हारने वाले भी उसको उचित मानेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स है वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट इंडियन पीपल कंडक्टेड देमसेल्व्स एडमायरली। यानी कि इतने बड़े स्केल्स पे क्या किया है भारत के लोगों ने दुनिया के इतिहास में लोकतांत्रिक चुनाव में सबसे बड़े प्रयोग को सराहनीय तरीके से संचालित कर दिया। ठीक है, इतना मतलब हमने कितनी आसानी से वो कर लिया काम। इंडिया जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952 बिकेम अ लैंडमार्क, बिकेम
लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि क्या बन गया, इतना बड़ा इलेक्शंस क्या बन गया हमारा, पूरी दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हो गया। तो ये मील का पत्थर स्टार्टिंग में था बच्चों, और चैलेंजेस आपने पढ़े होंगे, इतने सारे चैलेंजेस आए, 40 लाख महिलाएं हुई नहीं, दर्जी नहीं हो पाई, नाम उनके। तो ये जो दो क्वेश्चन थे ना आपके स्टार्टिंग में जो हमने पढ़े थे वाले, तो ये दोनों क्वेश्चन के एक ही आंसर है कि वो उसकी मील का पत्थर कैसे साबित होता है, और जो चुनौतियां थी उनका सामना हमने कैसे किया। ठीक है, माइलस्टोन कैसे था और चैलेंजेस कैसे थे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और इसके पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन ही है, क्योंकि मैं टॉपिक को क्वेश्चन ही बनाया मैंने। डिस्क्राइब द रीजन एंड फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंस ऑफ द वन पार्टी इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर एक पार्टी के प्रभुत्व जो हुआ उसके जिम्मेदार कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच पीरियड ऑफ पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कांग्रेस सिस्टम। ये क्वेश्चन ही ये आता है डायरेक्ट है कि कौन सा पीरियड है, उस कौन से पीरियड को, यानी कि राजनीति के किस काल को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब इसके अंदर क्या होंगे, इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, आगे भी इसके 3, 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट बनेंगे। इसके मैंने सब पॉइंट बना रखे हैं ये। तो ये क्या है, अपने आप में एक क्वेश्चन भी है ना, और ये पूरे इन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है इनके आंसर भी है। तो आप डायरेक्टली इसको क्वेश्चन लिख के आंसर भी लिख सकते हैं, यानी कि कौन से रीजन थे और कांग्रेस सिस्टम क्या थी। तो पहला ऑप्शन में आएगा क्रिजेमेटिक लीडर, यानी कि उनके पास क्या थे, करिश्माई नेता थे। करिश्माई नेता का मतलब क्या है, एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था, यानी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी दैट हैव एन ऑर्गेनाइज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत के अंदर। द पार्टी हैड मोस्ट पॉपुलर क्रिजेमेटिक लीडर, यानी कि अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ठीक है, अगर हम क्या बोलते हैं अम्बेडकर की बात करें, या फिर अगर हम क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, या फिर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें, तो इतने बड़े बड़े नेता लोग थे जो क्या थे, कांग्रेस पार्टी के थे। यही तो कारण था कि कांग्रेस क्या इतने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, ये बेसिकली टॉपिक आपका वही है, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस वाला। ठीक है, सेकंड पॉइंट टॉपिक जो है ये बुक के अंदर। तो 3 जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस होते हैं, पहले 3 आम चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी जीतती है और एक डोमिनेट कर देती है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है इनहेरिटेटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। क्या विरासत मिली कांग्रेस पार्टी को, ये मिली, आपको पता ही है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जितने भी नेता थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे, वही अग्रणी थे। ठीक है, कांग्रेस वाज सीन एज द इनहेरिटेटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, मैनी लीडर्स हु वर इन द फोरफ्रंट स्ट्रगल नाउ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। अब देखिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन में आगे थे ना नेता, वही क्या कर रहे हैं, इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो भैया एक बात होता है, कौन हराएगा उन्हें, कौन पंगा लेगा उनसे। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट हमारा ये वाला बनेगा कि रोल ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम। अब देखिए एफपीटीपी सिस्टम का रोल कैसे है। एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, जो आगे होता है वही जीतता है, यानी कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी कि जो आगे वही जीते। अब देखिए इन 1952 जनरल इलेक्शन, जब 1952 में इलेक्शंस हुए ना जब, तो कांग्रेस ने कितने परसेंटेज वोट मिले उसको, 45%, लेकिन उसको सीट कितनी मिली, 74% उसको सीट मिल गई, 45। बाकी परसेंटेज ऑफ वोट कहां गया, बट गया। लेकिन अगर यही पीआर सिस्टम होता, तो पीआर सिस्टम में क्या होता है, प्रोपोर्शनेटिव रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि क्या होता है कि जितने जिसको वोट मिलते हैं उस पार्टी को, वही उतने ही उसके क्या करते हैं कैंडिडेट भी उनको मतलब क्या बोलते हैं जीत जाते हैं। यानी कि जितने मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है 2 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ये पीआर की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यानी कि रोल ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम है ना, अगर क्योंकि अगर मान लो भारत में पीआर सिस्टम होता तो मे बी हम नहीं कह सकते थे फिर कि कांग्रेस है ना 489 सीट में से 364 लेकर आई, हम नहीं कह, मुश्किल हो जाता फिर 494 में से 371 लेकर आती, 494 में से 361, मुश्किल हो जाता फिर बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि फिर अगर परसेंटेज ऑफ वोट किसी और को भी मिलता तो सीट उनकी भी होती, उनके भी कैंडिडेट खड़े होते, है ना। थर्ड पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट है कि ये कांग्रेस ने क्यों डोमिनेट किया। कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, देखो बच्चों ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, 4 मार्क्स में भी आता है, 6 मार्क्स में भी आता है, लेकिन ये पॉइंट इसी का ही है, इसी में ऐड ऑन करना आपको। कांग्रेस इन्वॉल्व फ्रॉम, इसका हिंदी में लिखा है कि सामाजिक और वैचारिक गठबंधन। देखिए स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी जो थी ना, स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, पहले हम इसको पढ़े तो कांग्रेस इन्वॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन, हमें पता है कि कांग्रेस का जो स्थापना हुई 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ, और स्टार्टिंग में ये प्रेशर ग्रुप थी ये। इसमें कौन कौन थे, एजुकेटेड पर्सन थे, प्रोफेशनल थे, ठीक है, कमर्शियल क्लासेस थी इसके अंदर, और एक मास मूवमेंट इन 20वीं सेंचुरी। ठीक है, जो 20वीं शताब्दी में जो
क्या बोलते हैं जन आंदोलन हुआ, तो उसमें लोग कौन कौन थे, तो वो ये शिक्षित लोग थे, पेशेवर लोग थे, व्यवसायी लोग थे, ये सब थे स्टार्टिंग में। और कांग्रेस की जो शुरुआत हुई ना स्टार्टिंग के अंदर, तो उसमें अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, ठीक है। और इसमें दिख रहा होगा आपको ऊंची जाति के लोग थे, मध्यम वर्ग भी था, शहरी अभिजात वर्ग भी था, इलाइट वर्ग बोलते हैं जिनको, जैसे इसमें लिखा ना आपके यहाँ पे कि वो इंग्लिश स्पीकिंग के भी लोग थे, उसमें अपर कास्ट के लोग थे, अपर मिडिल क्लास थे, अर्बन इलाइट था। अर्बन इलाइट का मतलब वही लैंडलॉर्ड वगैरह जो थे ज़्यादा, ये बच्चों हिंदी में लिखा है, ठीक है। इसी का कंटिन्यू है बच्चों, ये जो पॉइंट है ना इसका, ये इसी के कंटिन्यू है, ये ध्यान रखना। चलिए, बट विद एवरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस लॉन्च इट्स सोशल बेस्ड आइडेंटिटी, यानी कि देखो जो भी उन्होंने आंदोलन किए ना, तो सब जनता क्या हुई, सारे लोग क्या हुए उसमें, एक मतलब उसका बेस क्या था, सामाजिक आधार था, यानी कि सोशल बेस था। सबको पता है ना कि एक एक जनता क्या हुई उनसे जुड़ी। कांग्रेस ब्राउट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप, कांग्रेस ने क्या करा, जो डाइवर्स ग्रुप थे ना, जो अलग अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको भी क्या करा, साथ लेकर आई उनको ये, ठीक है। पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, देखो उसके अंदर किसान को साथ लेकर आती है, उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रीज को लेकर आती है, अर्बन डेवलपर्स को, विलेजर्स को, वर्कर्स, ओनर्स, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये देखो इतने सारे लोगों को एक साथ ये लेकर आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इन सब लोगों को भी क्या करी, यानी कि कांग्रेस के अंदर जगह मिली उनको भी, ठीक है। कांग्रेस लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड द अपर क्लास प्रोफेशनल एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स इन द रूरल ओरिएंटेशन, यानी कि देखो कांग्रेस पार्टी ना क्या बोलते हैं, उच्च जाति और उच्च वर्ग के, यानी कि जो हायर क्लास थी उनसे और उनके अलावा भी ऐसे लोगों से जुड़ी हुई थी जो क्या करते थे, एग्रीकल्चर, जो यानी कि जो विलेजेस में जो क्या बोलते हैं प्रॉमी, जो मतलब मेन जो वो होते हैं ना लीडर, जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी साथ लेकर आने की इन्होंने कोशिश करी कांग्रेस ने, ठीक है। मैनी ऑफ दिस ग्रुप्स मस्ट आइडेंटिफी विद द कांग्रेस, यानी कि इतने सारे जो भी अदर जो पार्टी थी, उन्होंने क्या करा, कांग्रेस में ही उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप में ही मिला लिया कांग्रेस, क्योंकि वे चाहते थे कि भैया हमारा काम हम नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस कर पाएगी। इसी का नेक्स्ट है बच्चों, कांग्रेस अकोमोडेट द रिवोल्यूशनरी एंड पैसिफिक कंजर्वेटिव, ये देखो कांग्रेस ने किन किन लोगों को मिलाया, शांतिवादी, रूढ़ीवादी, कट्टरपंथी, चरमपंथी, उदारवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, सबको समायोजित कर लिया। द कांग्रेस वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स इंटरेस्ट एक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट, यानी कि कांग्रेस ने क्या किया कि विभिन्न आंदोलन में भाग लेने के लिए समूह हित और यहाँ के राजनीतिक दलों के लिए एक मंच थी। सब उसको यूज करते थे कि अपनी कैसे इंटरेस्ट अपना पूरा किया जाए। और देखिए प्री इंडिपेंडेंस डेज मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स वर अलाउड टू द एग्जिस्ट विद, यानी कि कई सारी पार्टियां थी उनके साथ भीतर ही रहती थी उनके साथ, मतलब कांग्रेस ने उनको अनुमति दी, उनको एक अलाउ किया। अब ये नेक्स्ट जो आपका ये भी पॉइंट ही है हमारा, उसके अंदर जो हम पूरा एक टॉपिक कर रहे हैं ना, उसी का क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसी का ही, लेकिन इसके भी अलग से क्वेश्चन आते हैं 4 और 6 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन जाता है कि टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्शंस, यानी कि देखो कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी विशेषता यही थी, सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो थी ना कांग्रेस पार्टी में, वो सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो क्या करती थी, कोलेशन मिला लेती, जैसे उनको लगता था ना कि अदर पार्टी जो है वो क्या करेगी, उनको चैलेंज कर, अदर पार्टीज उनको चैलेंज देगी तो वो उनको क्या करती थी, अपने में ही मिला लेती थी, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस डे मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वो अलाउड टू द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस में मिल जाती थी वो, ठीक है। अच्छा ये हमने कर लिया। टॉलरेंस पे हम पढ़ रहे हैं, कोलिशन अकोमोडेशन ऑल दोज हु जॉइन इट हैज अवॉइड टू एनी एक्सट्रीम, ये देखो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भैया जिसने अगर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जिसने अगर कांग्रेस में शामिल हो गया, तो ये तो कंफर्म है कि भैया वो उनके अगेंस्ट में नहीं आएगा, है ना। सेकंड क्या है, इसी का पॉइंट है बच्चों ये फैक्शंस वाले में ही, और ये अलग से क्वेश्चन भी आता है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक ये वही है, कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिव आर द हॉलमार्क ऑफ द कोलिशन। देखो अगर आप किसी के साथ कोलिशन करोगे, यानी कि गठबंधन करोगे, तो उसमें समझौते भी तो होते हैं, समावेशी भी होती है, ठीक है। एंड इन अ पार्टी दैट हैज द नेचर ऑफ कोलिशन देयर इज ए ग्रेटर टॉलरेंस, देखो जिसके अंदर नेचर होगा किसी चीज का, गठबंधन का, मिलने का, साथ मिलने का, तो वहां पे क्या होगा, इंटरनल डिस्प्यूट होंगे ना, वो भी नहीं होंगे इतने, ठीक है। इंटरनल डिस्प्यूट भी नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ लिखा ना इंटरनल डिफरेंसेस नहीं होंगे। द कोलिशन नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड इन फैक्ट इनकरेज द वेरियस फैक्शंस, यानी कि कांग्रेस की जो पार्टी की गठबंधन प्रकृति ने सहन किया और वास्तव में विभिन्न गुटों में प्रोत्साहित किया उन्होंने, ठीक है। फिफ्थ है मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स, देखिए जो कांग्रेस पार्टी की जो राज्य स्तर पे जो सरकारें बनी हुई थी वो भी कई गुटों से मिलकर बनी हुई थी,
ठीक है। एंड सिक्स्थ में है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्शन कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन कांग्रेस एक्टेड बोथ, यानी कि कांग्रेस ने क्या किया है, रूलिंग पार्टी क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी में भी और एज वेल एज अपोजिशन पार्टी में भी, दोनों तरह से उन्होंने काम किया है। दैट इज वाई द दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन डिस्क्राइब एज द कांग्रेस सिस्टम, और इसी वजह से ही इस पीरियड को क्या बोला जाता है, कांग्रेस क्या बोला जाता है, कांग्रेस सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे कांग्रेस सिस्टम लिखा, देखो क्वेश्चन जो हमारा था ना, क्वेश्चन की जो ये एरा जो था पूरा, उसको कांग्रेस सिस्टम क्यों बोला जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। थैंक यू।